15 सीट पे आप अगर प्रत्याशी उतार रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल और टफ हो गया है। नासिर जुनैद का मुद्दा यहाँ पर हुआ। आपका सर्वे इतना कमज़ोर कैसे हो गया? देखिए नैरेटिव हमने तो सेट किया नहीं है। बाल मुकुंद आचार्य आपकी सीट पर हैं, आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को बुलाया। जनसत्ता की चुनाव यात्रा फिलहाल राजस्थान में है। हम अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के सियासी मुद्दे क्या हैं, लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, किसे लोग चुनना चाहते हैं। कांग्रेस के दावे हैं कि वे एक बार फिर सत्ता में आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं सरकार, जबकि बीजेपी का कहना है कि इस बार कांग्रेस सत्ता से बेदखल कर दी जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी की सियासत के बीच बहुत दिलचस्प ये बात हो जाती है कि एक पार्टी जो कि हैदराबाद से उपजी है, वहाँ से शुरू हुई है और शुरू होकर अब पूरे देश में अलग अलग जगह अपने पांव जमा रही है। इस पार्टी का नाम है MIM। जमील खान राजस्थान MIM के पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज वे हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान का जो मतदाता है या जिन सीट्स पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा, क्यों MIM को चुने? कांग्रेस बीजेपी की जो नूरा कुश्ती चल रही है उसमें पिसरी बेचारी जनता है। तो जनता को एक ऐसा विकल्प चाहिए था, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे कुछ ऐसे नुमाइंदे चाहिए थे जो उनकी आवाज़ आगे तक उठा सके, विधानसभा में उठा सके, संसद में उठा सके। ये दोनों ही पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ कई सालों से काम कर रही हैं, लेकिन जनता जो है बेहाल है, त्रस्त है। एक विकल्प नहीं था, अब क्योंकि जनता के पास एक विकल्प के रूप में MIM यहाँ आ गई है तो जनता MIM का सपोर्ट कर रही है, हमारा सपोर्ट कर रही है और हम इंशाल्लाह यहाँ तेलंगाना में MIM कितनी सीट पे चुनाव लड़ रही है? अभी 9 सीटें हैं। 9 सीटें। और राजस्थान में 10। तेलंगाना में आप ज़्यादा मजबूत हैं, वहाँ आप कम सीट पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वहाँ 119 सीटें हैं, यहाँ 200 सीटें हैं। इसलिए ये एक समीकरण है, इस वजह से आप वहाँ पे 9 पे लड़ रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा पे लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 15 सीट पे आप अगर प्रत्याशी उतार रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल और टफ हो गया है? जहाँ हमें लगा कि पार्टी के साथ ज़्यादा मजबूती से लोग जुड़े हुए हैं, पार्टी से मोहब्बत करने वाले ज़्यादा लोग हैं, पार्टी की जो आइडियोलॉजी समझने वाले, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले ज़्यादा लोग हैं, वहाँ हम लोगों ने मजबूती से काम किया और अब हम आज 10 सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपको बी टीम क्यों कहा जाता है बीजेपी की? देखिए बी टीम का जो नाम है ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि MIM जहाँ से चुनाव लड़ती है वहाँ से कांग्रेस हार जाती है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो भी कांग्रेस का वोट बैंक है, माइनॉरिटी का, मुस्लिम बाहुल एरियाज़ में जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का मूलभूत वोट बैंक है। कांग्रेस उन्हीं सीटों पे मजबूत है या उन्हीं सीटों पे से जीतती है जहाँ माइनॉरिटी का वोट ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे वोट में सेंध डालने के लिए कोई दूसरी पार्टी आ गई। आपको क्या लगता है, आपने जितनी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, आप सबसे मजबूत सीट कौन सी है आपकी? हमें तो सभी सीटें मजबूत लगती हैं, इसीलिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी हम लोग सभी सीटों पे पूरी तरह से पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। आदर्श नगर में रफीक खान चुनाव लड़ रहे हैं, आपने एक मुस्लिम प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो रिप्रेजेंटेशन की बात आप भी करते हैं, आपने क्यों उनके सामने प्रत्याशी उतारा? लोग ये सवाल कर रहे हैं। देखिए लोग सवाल ज़रूर करेंगे कि हम किशन पोल को भी जोड़ लेते हैं वहाँ। बिल्कुल जोड़ सकते हैं साहब। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं कि अगर माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाने के लिए अगर हम लीडर चाहिए तो वो लीडर कांग्रेस में तो नहीं है, क्योंकि जितने भी पिछले 5 साल में अगर आप केसेस उठा के देखें माइनॉरिटी के खिलाफ जो भी चीज़ें हुई हैं, उनके लिए कभी भी जो 9 MLA हैं राजस्थान में मुस्लिम, उन्होंने कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाई है। कुछ मुद्दे बताएंगे कि ये एक मुद्दा था, इस पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं उठाई? नासिर जुनैद का मुद्दा यहाँ पर हुआ मेवात में, दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया, तब इन दोनों का मुंह नहीं खुला, इन दोनों का क्या किसी भी मुस्लिम MLA का मुंह नहीं खुला। तो मुस्लिम लीडरशिप तो है ही नहीं, तो तुष्टिकरण तो इन लोगों के अंदर है ही। अशोक गहलोत की सरकार में तुष्टिकरण की राजनीति तो हो ही रही है, जो राजनीति बीजेपी कर रही है वही कांग्रेस कर रही है। तो नाम अलग है, काम दोनों का एक जैसा ही है। मैं टोंक से आया हूँ, टोंक में मेरे को कई लोग मिले, एक नहीं कई लोग मिले, उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और सचिन पायलट की साठगांठ हुई, ये लोगों का कहना है। अच्छा, साठगांठ ये हुई है कि ओवैसी ने सचिन पायलट से बात की और सचिन पायलट ने, ये लोगों की बात है कि सचिन पायलट ने कहा कि आप नहीं उतारिए, उन्होंने नहीं उतारा, डील हो गई और वो प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा, जबकि वो एक बड़ी मेजोरिटी, मतलब वहाँ पे मुसलमान अच्छी तादाद में है टोंक में, आपने वहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा। तो आपने लोगों से ये नहीं पूछा कि सचिन पायलट ने ही ओवैसी साहब को बोला होगा कि टोंक में आके सभा करें?
नहीं, ये इसलिए लोग कह रहे थे है ना? कि पहले अग्रेशन जो है हाँ, MIM पहले- का, पहले- वो टॉक से शुरू हुआ था। देखिए, अग्रेशन वाली बात नहीं होती है। सभा हर जगह हम जाते हैं, हमारा ग्राउंड तैयार करते हैं, फिर हम देखते हैं कि वहाँ हमारे कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, कितने हम लोग वहाँ ज़मीनी स्तर पर मजबूत हैं। तो जहाँ पर भी हम थोड़ा ज़मीनी स्तर पर मजबूत है, हम लोगों ने वहाँ चुनाव लड़ा है। आपका सर्वे इतना कमजोर कैसे हो गया कि एक प्रत्याशी ड्यूरिंग द इलेक्शन आपको डिच कर गया? वो कांग्रेस के एक सिटिंग MLA को उसने समर्थन कर दिया गंगापुर सिटी में, पंकी लाल मीणा ने। देखिए, कहाँ गलती हुई आप? नहीं, सर्वे कमज़ोर नहीं रह गया, सर्वे तो स्ट्रांग था। सर्वे स्ट्रांग इसलिए था कि वो जो कैंडिडेट जो थे, जिन्हें पंखीलाल जी मीणा को, जिनको हमने टिकट दिया था गंगापुर सिटी से, वो 2 बार सेकंड आए थे। उनके पास मीणा समाज और मुस्लिम समाज का साथ था। तो सर्वे के हिसाब से तो हमारे लिए बहुत मजबूत कैंडिडेट थे वो। अगर वो मजबूती से खड़े रहते तो वो इंशाल्लाह जीत भी सकते थे। ओवैसी साहब ने खुद ने वहाँ सभा करी। उसके बाद अगर वो बैठ जाते तो दिल में किसके क्या है, दिमाग में किसके क्या है, क्या प्रेशर है और कितने में खरीदा गया है, या हम ये भी बोल सकते हैं, तो ये तो कोई नहीं जानता, ये तो खुदा ही जानता है साहब। एक तरफ बाल मुकुंद आचार्य हैं, उनके गले में भगवा पट्टा है, एक तरफ आप हैं, आपने हरा कलर पहन रखा है। आपको क्या लगता है ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? मतलब आप क्या इस पे, आपको भी लगता है कि ये गलत है या सही है? क्या बोलना चाहते हैं आप इस पे? देखिए, नैरेटिव हमने तो सेट किया नहीं है। नैरेटिव बीजेपी 2014 के बाद से अगर हम उठा के देखते हैं तो बीजेपी ने तब से ही ये सेट कर रखा है नैरेटिव। पोलराइजेशन का काम बीजेपी ने पूरी तरह से मजबूती से पकड़ रखा और कर भी रही है वो। ठीक है, अब आप देखिए, एक महंत को अगर आप चुनाव लड़वाते हैं तो पोलराइजेशन अपने आप ही होना होता है। ठीक है, हम ये चाहते थे कि पॉलिटिक्स में वो लोग आएँ, हम तो ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आएँ जो पढ़े लिखे समझदार लोग हों, जो एरिया के डेवलपमेंट की बात करें, ना कि ये बात करें कि भाई हिंदू मुस्लिम और इस तरह की बातें ना करें, मतलब धर्म के आधार पर बातें ना करें। डेवलपमेंट की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। अशोक गहलोत के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हम लोगों से मिल रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुआ था तो एक नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इस बार थोड़ा बदल गया नारा। इस बार कहा जा रहा है कि मोदी से बैर नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं वो वाकई प्रभावित करने वाली हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो दोनों ही पार्टियां सेम ही लगती हैं। दोनों ही पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इनका नाम अलग है, बाकी काम एक जैसा ही है। बाल मुकुंद आचार्य आपकी सीट पर हैं, आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को बुलाया। उसी तरह का अप्रोच नहीं है जैसा बीजेपी करती है कि वो बाल मुकुंद आचार्य जैसे लोगों को अपना कैंडिडेट बना रही है, तो आप भी अकबरुद्दीन ओवैसी को उनके सामने उतार दे रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। अगर आप अभी जो अकबरुद्दीन ओवैसी जयपुर आए थे, उनका जो बयान था यहाँ पर, उनकी जो सभा हुई थी, आप पूरी सुनिएगा, एक बार पूरी सुनेंगे आप, और वो उनकी पूरी स्पीच आप कांग्रेस वालों को भी सुनाना। कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ कद्दावर नेता जो हैं, लीडर्स हैं, जो ये बात करते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ काम करते हैं, उनको अगर आप सुनाएंगे ना तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो आंकड़े उन्होंने पेश किए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा आंकड़े पेश करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। उनके जो आंकड़े होते हैं, 3 फाइल वो लेके आए, जो तेलंगाना और राजस्थान का जो उन्होंने कंपैरिजन बताया, लोगों की आंखें खुल गई, लोगों के होश उड़ गए कि तेलंगाना में किस तरह से मजलिस काम कर रही है। 7 MLA हैं मजलिस के, सिर्फ 7 MLA हैं। यहाँ माइनॉरिटीज़ के मुस्लिम MLA हम बात करते हैं तो राजस्थान में 9 MLA हैं, और सिर्फ 7 MLA की वजह से तेलंगाना में मजलिस की वजह से माइनॉरिटीज़ के लिए क्या बजट है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नई नई तरह की स्कीम्स चली हुई हैं। राजस्थान में कुछ भी नहीं है उस तरह का।